नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस को बताया देश की आंतरिक रक्षा का मजबूत पिलर। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की होगी जांच। 6 और 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। एनएसई और बीएसई में आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग। 1 घंटे के लिए खुलेगा बाजार। दोपहर 2:45 बजे से 2:45 बजे तक कर सकेंगे निवेश। दिल्ली और एनसीआर की हवा हुई जहरीली। हवा का स्तर बहुत खराब से पहुंचा गंभीर श्रेणी में। कई इलाकों में गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हमास को कड़ी चेतावनी। कहा अगर इजरायल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन किया तो उसे कर दिया जाएगा समाप्त। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज पुलिस स्मृति दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहादुर पुलिस कर्मियों के साहस और समर्पण की सराहना की। पीएम ने एक्स पर लिखा, पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिस कर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पथ पर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका अटूट समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और आवश्यकता के समय में उनकी बहादुरी और प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन साल 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा किए गए हमले में भारत के 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों ने संयुक्त परेड की। और पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 22 से 30 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर पुलिस जवानों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना और जवानों की वजह से ही देश की सुरक्षा सुदृढ़ है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना। एक तरफ अपराध रोकना लॉ की डिमांड है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ट्रस्ट बनाए रखना एक मॉरल ड्यूटी भी है। पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नक्सल प्रभावित इलाकों का भी जिक्र किया। और रक्षा मंत्री ने बताया कि पुलिस बल के साहस और बहादुरी से ही नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर साहसी पुलिस कर्मियों की वीरता और निष्ठा की सराहना की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
पुलिस स्मृति दिवस पर सभी पुलिस कर्मियों को हार्दिक बधाई। प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में हमारे बलों ने अपराधों और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरों को विफल करके तथा अनुकरणीय साहस और प्रतिबद्धता के साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करके गौरव की बात लिखी है। देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुंबई के दादर पुलिस ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस मनाने के लिए अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और नागरिक एकत्र हुए। सभी ने राष्ट्र सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समारोह की शुरुआत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई, जिसमें डीजीपी रश्मि शुक्ला, मुंबई के पुलिस आयुक्त देवेन भारती और विभिन्न इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारी, शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार के सदस्य और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री फडणवीस ने पिछले साल देश भर में अपनी जान गंवाने वाले 191 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। आज दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच होगी। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 20 जिलों में विधानसभा की 122 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के लिए कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 147 महिलाएं और 1248 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार चुनाव को लेकर चुनावी प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण का नामांकन खत्म हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण के लिए नाम वापसी पूरी होने पर महागठबंधन में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यहां अब भी विवाद बरकरार है। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन खत्म होने के साथ ही पहले चरण के लिए नाम वापसी का काम पूरा हो गया, लेकिन महागठबंधन में ना तो सीटों का बंटवारा पूरा हुआ और न महारार खत्म हो पाई। आरजेडी ने 143 नामों की सूची जारी कर अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। आरजेडी की सूची के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच 5 सीटों पर सीधा मुकाबला होने की स्थिति बन गई है। ये तब है जब आरजेडी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के सामने उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं 9 सीटें ऐसी हैं जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीधे टकराव वाली 5 सीटों में नरकटियागंज, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज, वैशाली शामिल हैं। ये सभी सीटें महागठबंधन की रणनीति के लिए चिंता का विषय हैं, क्योंकि इन सीटों पर वोटों के बंटवारे का सीधा लाभ एनडीए खेमे को मिल सकता है। केवल आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस का टकराव वामपंथी दल सीपीआई से भी दिख रहा है। गठबंधन के 2 सहयोगी दल कम से कम 4 सीटों पर आमने सामने हैं। इनमें बछवाड़ा, रोसड़ा, राजापाकड़, बिहार शरीफ की सीट शामिल है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस ने भी 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने भी 5 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की है। महागठबंधन में जारी सिरफुटौल पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है। स्वार्थ की टकराहट है, स्वार्थ के लिए गठबंधन है। आरजेडी और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, परिवार से बाहर सोचती नहीं है। अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। जनता इस बात को देख रहा है कि जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस महागठबंधन आज तक सीट का बंटवारा नहीं कर पाया, वो सरकार कैसे चला सकता है। महागठबंधन में जारी तकरार पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने उम्मीदवारों के नामांकन के मामले में गठबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला लेने का आह्वान किया है। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल, इससे गठबंधन चलती है। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। जिस तरीके से टिकट बांटा गया है ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से उनका अहंकार और जो उनके बड़बोले दावे हैं उसकी कचूमर साथी दलों ने निकाल दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए नाम वापस लेने का काम पूरा हो गया है। इस बीच दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी सोमवार को पूरी हो गई। इस चरण में राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 23 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं।
बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पहले चुनाव आयोग ने चुनावी विज्ञापन के प्रकाशन को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या संगठन मतदान के दिन और उसके एक दिन पहले किसी भी अखबार में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा, जब तक कि उस विज्ञापन की पूर्व स्वीकृति राज्य या जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से प्राप्त न हो। बिहार में पहले चरण के लिए 5 से 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 10 से 11 नवंबर 2025 को ये प्रतिबंध लागू रहेगा। और देश भर में सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घर आंगनों की सफाई के साथ साथ घाटों को भी सजाया जा रहा है। वहीं लोग बांस की डलिया, सूप, ठेकुआ और मौसमी फलों की तैयारियों में व्यस्त हैं, जबकि घाटों पर रोशनी और सफाई का काम चल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व नहाय खाए से शुरू होकर खरना और फिर सूर्यास्त व सूर्य उदय के अर्घ के साथ संपन्न होता है। व्रती महिलाएं इन दिनों निर्जला उपवास रखती हैं और अपने परिवार की सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। गुड़, नारियल, केला और बांस की डलिया से सजे ठेले त्योहार की खुशबू बिखेरना शुरू कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां अपने चरम पर हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तैयारियों का औचक निरीक्षण कर रही हैं। इधर रेल मंत्रालय ने लोगों के लिए छठ पर्व पर घर जाना आसान बना दिया है। दरअसल छठ पर बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं। इस दौरान ट्रेनों में भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में छठ पर घर जा रहे लोगों की सेवा में भारत सरकार लग चुकी है। भारतीय रेलवे त्योहारों के मौके पर 12,000 विशेष ट्रेनें चला रहा है। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए 12 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारी 24 घंटे समर्पित रहते हुए काम कर रहे हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेलवे बोर्ड के वॉर रूम का दौरा किया और हर स्थिति की समीक्षा की। विशेष ट्रेनों में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। त्योहारों के दौरान रेलवे ने अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए हैं। इसके साथ ही पेयजल के साथ यात्री प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया गया है। रेलवे की पिछले 1.5 महीने की इस तैयारियों का असर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। त्योहारों के इस सीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद संचालन सुचारू बना हुआ है। दीपावली की अगली सुबह रेलवे की तैयारियों का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जायजा लिया हमारे संवाददाता निशांत राय ने। त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने इस बार इतिहास रच दिया है। दरअसल 1 तारीख से 19 तारीख तक रेलवे ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और जिस तरीके से रेलवे काम कर रहा है इससे यात्रियों को भी काफी सुविधा नजर आई। अगर बात की जाए इस पूरे त्योहारी सीजन की तो 1 से 19 तक जहां रेलवे ने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया और 2 नवंबर तक कुछ इसी तरीके से रेलवे 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रहा है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे की बात की जाए तो यहां से 4700 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इस समय मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर आपको होल्डिंग एरिया की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। होल्डिंग एरिया इस समय खाली है क्योंकि तमाम यात्री जो छठ के लिए अगर बात की जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से फिलहाल कोई भीड़ नजर नहीं आ रही है, जिसके बड़ा कारण है कि रेलवे के द्वारा ये प्रैक्टिस पिछले 1.5 महीने से की जा रही थी, जिसका असर ये हो रहा है कि यात्रियों को पूरी तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं और वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच रहे हैं। लगभग 12 लाख रेलवे कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आती थी त्योहारों के सीजन में, अब वो कम आने लगी है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। दिवाली के जश्न के बीच दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब से लेकर गंभीर श्रेणी तक पहुंच गया है। कई सालों बाद पटाखों पर लगी पाबंदी को आंशिक रूप से हटाया गया, जिससे लोगों को तय समय में ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में इजाफा देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQ
CAQM ने रविवार को ही ग्रैब के स्टेज 2 को सक्रिय कर दिया था। दिवाली के जश्न ने एक और जहां लोगों की खुशियां तो दोगुनी कर दी, मगर वायु गुणवत्ता पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली और NCR की जो हवा है लगातार खराब होती जा रही है, खराब से खराब श्रेणी में पहुंच रही है। ऐसे में दिल्ली वाले एक बार फिर से मजबूर होते दिख रहे हैं। वो गहरी जो उनकी सांसें हैं वो फिर से जहरीली होती जा रही हैं। देखिए रेशमा, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और इसकी प्रमुख वजह है दिवाली के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके की तस्वीर मसलन हर बार होती ही है। ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार ग्रीन क्रैकर्स को इजाज़त मिली। आपने देखा कि 72 घंटों के अंतराल पर जिस तरीके से पटाखों की बिकवाली हुई और उसके बाद फिर देर रात आतिशबाजी हुई है, उसके बाद अब दिल्ली की हवा जहरीली हुई है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जहाँ बाधा और व्यवधान है वहीं समस्या का समाधान है। तो ऐसा नहीं है कि इस समस्या का समाधान नहीं है। दिल्ली सरकार लगातार इस बाबत प्रयास कर रही है और इसके लिए जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने बहुत दिनों पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिए थे। मसलन जो ऑटो स्वेपिंग मशीनें हैं, एंटी स्मोक गन है, या इसके अलावा जो स्वेपिंग से जुड़ा हुआ स्टाफ है या दूसरे सेफ्टी के जो स्टाफ हैं, ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने पहले से ही एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे। विंटर एक्शन प्लान पूरी तरीके से लागू किया जा चुका है। आप समझिए कि जो दिल्ली सरकार की पोल्यूशन से निपटने की थीम है उस पर पूरी तरीके से सरकार काम कर रही है। अब ऐसे में ये समझना हमें पड़ेगा कि कुछ दिनों के लिए हमें समस्या से जूझना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली इसके लिए अकेली जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर जो PPP यानी कि जो PPP मॉडल है उसके लिए कहीं ना कहीं पंजाब, पराली, पोल्यूशन, पटाखे, यानी कि ये जो PPP मॉडल है ये भी उतना ही जिम्मेदार है। पंजाब से जो जहरीली पराली का धुआं आता है वो दिल्ली को गैस चैम्बर में बदल देता है। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पटाखों की बात करें या फिर अगर हम यहाँ पराली की बात करें तो पंजाब से भी हम देखते हैं कि काफ़ी जहरीली हवा आती है, जिससे दिल्ली वालों को और NCR के जो लोग हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बल्कि अगर सरकार की बात करें तो पराली जलाने पर भी सरकार ने काफ़ी हद तक रोक लगा दी है। बिल्कुल रेशमा, आप सही कह रही हैं। CAQM अधिनियम 2021 के तहत इस पर जुर्माना है। आप समझिए 50,000 से लगाकर 1 लाख तक अलग अलग कैटेगरी का इसमें जुर्माना है। एकड़ वाइज यानी कि जो लैंड है एकड़ वाइज के हिसाब से इसमें जुर्माना है। उसके बावजूद भी पराली का पोल्यूशन होता है, पटाखों का पोल्यूशन होता है और आप समझिए इसके लिए कहीं ना कहीं सभी राज्य उतने ही जिम्मेदार हैं। दिल्ली में अपना कुछ है क्या? दिल्ली में पोल्यूशन भी बाहर से आ रहा है, दिल्ली का ट्रैफिक है, दिल्ली में पटाखों का पोल्यूशन है। एक गैस चैम्बर में तब्दील करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जिम्मेदार है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जहां समस्या है वहां समाधान है और जहां वादा है वहां तो है ही व्यवधान है। तो इसलिए इसका समाधान ये ढूंढा गया है कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने एक लंबी चौड़ी एक गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा ग्रैब 2 की पाबंदियां तो लागू रहेंगी ही, मतलब तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर जनरेटर आप नहीं चला सकते। इसके अलावा आप अगर दूसरी औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आप देर रात तक नहीं कर सकते। तमाम ऐसी पाबंदियां हैं जो लागू की गई है। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी समय दें तो मैं आपको बता सकता हूं कि आखिरकार यहां पर क्या क्या एहतियातन कदम उठाए गए हैं। आप समझिए कि जो 443 टीमें हमेशा 24/7 यहां पर गश्त पे हैं दिल्ली में। उसके अलावा 7,834 TDP की मौजूदगी है यहां पर। इसके अलावा आप समझिए कि जो निगरानी के लिए क्या है कि दिल्ली सरकार ने एक ग्रीन दिल्ली ऐप, जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ग्रीन दिल्ली ऐप भी सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि कोई भी इस तरह की परेशानी अगर लोगों को होती है तो वो उस पर अपनी शिकायत करा सकते हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आज शेयर बाजार में विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। इस विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए शेयर बाजार 1 घंटे के लिए खुला रहेगा। आमतौर पर मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली के दिन होती है, लेकिन महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर के बजाय 21 अक्टूबर को छुट्टी होने की वजह से मार्केट आज खुलेगा। एनएसई और बीएसई में दोपहर 2:45 बजे से 2:45 बजे तक लोग निवेश कर सकेंगे। इस दौरान निवेशक 1 घंटे तक अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। गौरतलब है कि परंपरागत मुहूर्त ट्रेडिंग के पहले सोमवार को शेयर बाजार में लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। सोमवार को शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुए। और जाने माने अभिनेता और निर्देशक असरानी का सोमवार को करीब 3:30 बजे निधन हो गया। असरानी पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी शिकायत की वजह से मुंबई के जुहू स्थित अस्पताल में भर्ती थे। असरानी 84 साल के थे। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी था और उनका जन्म साल 1941 में जयपुर में हुआ था। मशहूर फिल्म शोले से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में काफी नाम कमाया। अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और एक बहुमुखी कलाकार थे। उन्होंने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों का मनोरंजन किया। खासकर उन्होंने अपने अविस्मरणीय अभिनय से अनगिनत लोगों के जीवन में आनंद और हंसी का संचार किया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रख्यात अभिनेता असरानी जी का निधन अत्यंत दुखद है। असरानी जी ने जीवन भर भारतीय सिनेमा में योगदान दिया और लोगों को हंसाकर लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। ईश्वर उनके परिवार और प्रशंसकों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज आजाद हिंद फौज का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नमन किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, आजाद हिंद फौज के स्थापना दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और आईएनए के वीर सेनानियों को नमन। आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्रांतिकारियों के मन में ये विश्वास प्रबल किया कि अपनी सेना और सैन्य अभियानों के बल पर देशवासी स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। नेताजी के नेतृत्व में वर्ष 1943 में ही अंडमान और निकोबार में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी की घोषणा करने वाले आईएनए के सेनानी अनंतकाल तक राष्ट्र प्रथम की प्रेरणा बने रहेंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 24 अक्टूबर तक केरल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी और 22 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। वहीं 23 अक्टूबर को वे तिरुवनंतपुरम राजभवन में पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद वे वर्खला स्थित शिवगिरी मठ में श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगी और सेंट थॉमस कॉलेज पलई की प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह में भी भाग लेंगी। अपने दौरे के अंतिम दिन 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति एर्नाकुलम स्थित सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को समाप्त करने की कड़ी चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमास अगर इसराइल के साथ गाजा समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो रही हैं और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बता दें कि उपराष्ट्रपति JD वेंस इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत करने के लिए इजराइल रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि ये दौरा क्षेत्र में शांति बनाए रखने और समझौते को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
यूक्रेन रूस संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन जीत भी सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता नहीं कि वो जीत पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना यूक्रेन के लिए इस संघर्ष में जीत हासिल करना उन्हें मुश्किल लग रहा है। सूत्रों के हवाले से इससे पहले भी ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक में रूस की शर्तों को मान लेने का दबाव डाला था। व्हाइट हाउस की ओर से जारी वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं, युद्ध एक बहुत ही अजीब चीज है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।